विद्यार्थियों ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 43 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक पहुँच गए थे, पढ़ रहे थे श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में हल। स्थायी अवस्था में हल, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे, एक इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। यानी दूसरा और जो समीकरण 6 था, समीकरण 6 का हमने दूसरा और तीसरा जो पद लिया था, उस पद में हम -2m/h² उसका मल्टीप्लाई करें। तो समीकरण क्या था, जरा ध्यान दीजिए। Ex ये समीकरण था हमारा, ठीक है। समीकरण नंबर 9 था, इसे याद नहीं करेगा, ठीक है। इस समीकरण को हमने क्या करना था कि इसमें कितने गुणा करना था, वो समीकरण में -2m/h² का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखना नहीं। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें आ जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, लिख दीजिए। और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको मिला है। अब क्या है, इस स्टेप को भी इधर लेके आओ, सबको एक तरफ लेके आएंगे। ये उधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको उधर लेके आ गया, यानी कि तीनों स्टेप को हमने क्या किया है, एक साइड में लिख लिया है। तो ये आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ऊपर में हटा दो मेरे को लाइन। देखिए, टू m/h² और 2m/h² कॉमन आ जाएगा। ax भी कॉमन है, उसको भी कॉमन ले लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e - bx, ax को हमने इधर लिख दिया और बराबर आ गया ये आपका 0। अब जरा इस समीकरण को ध्यान से देखो, ये समीकरण किसका है?
ये समीकरण श्रोडिंगर का काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट एक ध्रुवीय तरंग समीकरण, डेल को ऊपर डेल एक्स कर दिया यहाँ पर, फलन यहाँ पर क्या है ए एक्स फलन है, काल अनाश्रित है तो ए जो फंक्शन है वो समय पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, वो स्थिति एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए तो टाइम इंडिपेंडेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब ये समीकरण देखो ध्यान से देखो क्या है, ये आपका श्रोडिंगर का एक ध्रुवीय काल अनाश्रित तरंग समीकरण है। ठीक है, अतः क्लियर होता है कि जब हम इसको टाइम को लेके चले थे तो हमने टाइम वाले का कर लिया, टाइम वाले फंक्शन को सेपरेट कर लिया। क्या था टाइम वाला सेपरेट, e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कर दिया, ये जो था ना वो समय का फलन था, वो हमने इस वेव फंक्शन से अलग कर लिया, और अब जो बचा है वो केवल कैसा बचा है, टाइम इंडिपेंडेंट आपका बचा है। तो लिखेंगे इसको, उपरोक्त समीकरण श्रोडिंगर का श्रोडिंगर का काल अनाश्रित एक ध्रुवीय कालानुश्रित तरंग समीकरण है। अतः श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में हल निम्नलिखित होगा, जिससे स्पष्ट है कि श्रोडिंगर के तरंग समीकरण का स्थायी अवस्था में हल साइन समीकरण 3 था जो डेरिवेशन में, साइन एक्स टी बराबर क्या था आपका, ए एक्स और बी टी का मान रखा था तो क्या मिला था आपको, e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच का। ये है समीकरण, इसका श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में अलग अलग कर लिया, ये टाइम के लिए अलग हो गया, सेपरेट कर लिया, और ये पोजीशन स्थिति के लिए अलग हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसी डेरिवेशन में छोटा सा एडिंग हो रहा है, प्रायिकता घनत्व के लिए प्रायिकता घनत्व करिए। प्रायिकता घनत्व इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। जैसे कोई फंक्शन दिया है आपको साइन, कोई फंक्शन दे दिया आपको साइन, और
इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा इसका साई स्टार। कॉम्प्लेक्स यानी कि संयुग्मी, जो मिश्रित संयुग्मी इसका होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका? साई स्टार। तो ये जो P बराबर आप पढ़ा है आपको साई स्टार, इसको कैसे लिख सकते हैं? मॉड साई का स्क्वायर। ये आपका प्रायिकता घनत्व कहलाता है। इसको हमने पहले डिस्कस भी किया है, नहीं है तो ध्यान देंगे, ध्यान रखना कि ये क्या कहलाता है आपका? प्रायिकता घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाओ। यानी कोई फंक्शन दिया है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और वेव फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रायिकता घनत्व, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रायिकता धारा घनत्व अलग चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, प्रायिकता घनत्व यहाँ पर है, प्रायिकता धारा घनत्व नहीं है यहाँ पर। तो देखिए प्रायिकता घनत्व के लिए क्या हो जाएगा? फंक्शन दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन है साई और ये एक्स। अभी वैल्यू रखेंगे, बराबर क्या दिया है? लिख लो, बराबर e की पावर माइनस आयोटा e t अपॉन h। ठीक है, ये दिया गया। आप इसको सॉल्व करो। कैसे? प्रायिकता घनत्व के लिए क्या हो जाएगा? e बराबर मॉड साई एक्स टी का स्क्वायर या p बराबर साई एक्स टी और साई स्टार एक्स। ठीक है, वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखो। अगर साई एक्स टी इतना है तो साई स्टार एक्स टी क्या हो जाएगा? इसको भी देख लो जरा। एक्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, ये आप माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। आयोटा जो माइनस का वो क्या हो जाएगा? प्लस। और e t अपॉन h कट ये एज इट इज रहेगा। तो वैल्यू रख दीजिए दोनों की। ax e की पावर माइनस आयोटा t h कट ax e की पावर आयोटा प्लस का हो जाएगा ये h कट। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो जरा, इसको अपॉन में ले जाओगे ना तो ये क्या प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो इससे ये क्या होगा? कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हुआ है? P बराबर ax का स्क्वायर। इससे ये स्पष्ट है कि श्रोडिंगर के स्थायी अवस्था हल के लिए जो प्रायिकता घनत्व होता है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। इसको नोट करेंगे। चलिए बताओ इसको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए लाइन जो हमने बोली है। क्या था? अगर स्पष्ट करके स्पष्ट है कि प्रायिकता घनत्व किसके? श्रोडिंगर के स्थायी अवस्था के लिए श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के लिए स्थायी अवस्था हल स्थायी अवस्था हल में प्रायिकता घनत्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रायिकता घनत्व समय पर निर्भर नहीं करता है।
गया आपका कंप्लीट। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति। एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति, इसको देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए क्या होता है, इसका डायग्राम बनाते हैं कि कोई एक स्मॉल एल लंबाई का हम क्या लेते हैं, एक विमीय विभव बॉक्स। हमारा स्मॉल एल लंबाई का एक विमीय विभव बॉक्स, माना एल लंबाई का एक विमीय विभव बॉक्स है जिसमें m द्रव्यमान का एक कण, m द्रव्यमान का एक कण गति कर रहा है, गतिमान अवस्था में। गतिमान अवस्था में है। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ इस समय। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस चित्र को जरा समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक विमीय विभव बॉक्स, ये एक विमीय विभव बॉक्स का मतलब ये है कि उस विभव बॉक्स की केवल लंबाई है, यानी चौड़ाई और ऊंचाई की, लंबाई की तुलना में चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो लगभग कैसी है, निग्लेक्ट है, नगण्य है। केवल क्या है उसके पास, लंबाई है। जैसे एक पाइप है, लगभग बहुत लंबा पाइप है, तो उसका क्या होगा कि अगर हम उसको एक अक्षों के अनुसार अगर हम देखें तो वो किसी एक अक्ष का अनुसार होगा, वाई और जेड अक्ष के अनुसार, तो उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी लगभग निग्लेक्ट होगी। ठीक है, तो एक विमीय विभव बॉक्स का मतलब ये है कि या तो वो एक अक्ष की समान होगा, एक अक्ष की तरफ उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, वाई और जेड अक्ष की तरफ यानी ऊंचाई और चौड़ाई उसकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, केवल क्या एक ही अक्ष के अंदिश जो है उसकी विमा होगी, डायमेंशन होगी, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर एक विभव बॉक्स का मतलब है यहाँ पर यहाँ से लेके ये इस तरीके से माना है हमने यहाँ पर माना एक्स अक्ष के अनुरूप, और ये एक विभव बॉक्स की क्या है, दीवार है, बाउंड्री लिमिट है यहाँ पर, ठीक है, इतना बड़ा है ये, यहाँ से लेके यहाँ ये, और ये उसकी क्या दीवार बना दी हमने, ठीक है। तो इस बाउंड्री बना दी हमने, ये लिमिट बना दी है। अब इसके अंदर कण स्थित है, एक विमीय विभव बॉक्स है। अब आप ये कहोगे सर एक विभव बॉक्स कैसे हो सकता है, एक विमीय विभव बॉक्स, इसीलिए एक विमीय विभव बॉक्स हमने माना है कि उसकी लंबाई तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है 0 से लेके L, और चौड़ाई ऊंचाई का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, उसकी दीवारें हमने यहाँ पर बना दी हैं, ठीक है। और ये मान लिया है कि ये क्या है, एक विमीय विभव बॉक्स है। दीवारों पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V बराबर इनफाइनाइट, इधर भी दीवारों पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V बराबर इनफाइनाइट। यहाँ पर अच्छा, इन दीवारों के मध्य में कण स्थित है, कौन सी स्थिति में, गतिमान स्थिति में गति कर रहा है। तो अब जब गति कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस कंडीशन में, शून्य होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। जब गतिमान अवस्था में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, 0 होगी। इसीलिए हमने V का मान क्या दिखाया है, इस क्षेत्र के अंदर दीवारों पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V बराबर, इन दीवारों को यह पार्टिकल, यह जो कण है वो पार तब कर पाएगा जब उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, इस V बराबर इनफाइनाइट एनर्जी के बराबर जब उसके पास एनर्जी होगी तब इन दीवारों क्या कर पाएगा, वो पार कर पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि एक विमीय विभव बॉक्स है जिसकी दीवारों पर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V बराबर इनफाइनाइट, उसके अंदर कण स्थित है। लंबाई क्या है, एक विमीय विभव बॉक्स की 0 से लेके L तक है, ठीक है। अब कण अंदर स्थित है तो अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी, 0 है, हाँ। और आपको पता है डी ब्रोगली जहाँ कण होगा वहाँ तरंग फलन होगा। तो यहाँ पर देखो जब कण यहाँ पर तरंग फलन का मान 0 नहीं है, और इनके बाहर देखो पोटेंशियल, यहाँ पर कण आ ही नहीं सकता क्योंकि ये बीच में क्या दीवार है, पोटेंशियल विभव प्राचीर है, ये इधर भी और इधर भी, इनके इधर जो है वो साई का मान क्या है, तरंग फलन क्या हो जाएगा, जब कण ही नहीं होगा तो कण से संबंधित तरंग फलन क्या होगा, 0, इधर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ इसमें आपको बताई गई, ठीक है। लिखने के इसको डायग्राम बना लेंगे आप, और चलो इसको फिर कल ही मैथमेटिकल बुक पढ़ लीजिए, गणित की बुक। V बराबर 0 होगा तब x का मान 0 से बड़ा होगा और L से छोटा होगा। देखिए जरा, जब x का मान 0 से ज़्यादा होगा और L से छोटा होगा तब V का मान क्या रहेगा, 0, यानी कि इस कंडीशन की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच वाले की, ठीक है। और V बराबर इनफाइनाइट कब होगा, जब x का जो मान है वो L से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, या फिर 0 से छोटा हो, या फिर 0 के बराबर हो। ये दोनों कंडीशन को अप्लाई करके हम आगे इसको डायरेक्शन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अब थोड़ा सा तबीयत सही नहीं, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ठीक है। ये कोई गलती हो, अब इसको इसी के आधार पर क्या करना है, हमें श्रोडिंगर का जो होता है समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण, उसको हमें इसको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। पहले हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे, ठीक है, इस कंडीशन को लेके चलेंगे, उसके बाद कौन सी कंडीशन, इस वाली कंडीशन को लेके चलेंगे। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम कहते हैं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये कोई एक विमीय विभव बॉक्स है जिसकी लंबाई क्या है, L, स्मॉल L लंबाई, 0 से लेके L, ठीक है। दीवारें हैं उसकी, बॉक्स है तो दीवार होगी, दीवारों पर क्या है, अनंत विभव की दीवारें, ठीक है। पोटेंशियल कितना है इसका, इनफाइनाइट, ठीक है। इन दीवारों के मध्य में इस विभव बॉक्स के अंदर एक m द्रव्यमान का, एक विमीय और m द्रव्यमान का कण गति कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, 0, क्यों, क्योंकि वो गतिज अवस्था में, ठीक है, मोशन कर रहा है। यहाँ पर साई का मान 0 और यहाँ पर 0, और यहाँ 0 क्यों नहीं, क्योंकि कण कहाँ पर स्थित है, जहाँ कण होगा वहीं तो उससे संबंधित तरंग फलन होगा, ठीक है। कण यहाँ पर आ नहीं सकता, इसे यहाँ इधर आने के लिए या उधर जाने के लिए उसको इस विभव प्राचीर को या इस विभव प्राचीर को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, और पार करने के लिए उसको कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, यहाँ कितनी, 0, ठीक है। तो
इस स्थिति में यहाँ पर साई का मान 0, यहाँ पर भी साई का मान 0। अब इसी चित्र को हमने यहाँ गणितीय रूप में लिख लिया, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको हम कल सॉल्व करेंगे। ओके।